हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लिम्फ फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट रीजन्स इस टॉपिक से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर को पहले ओपन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो समझने में और आसानी होगी। ओके, और जो लोग पार्ट 1 देखनी है उनके लिए ये पार्ट 2 क्या है, लिम्फ फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट बॉडी रीजन्स, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग लिम्फ नोड से पहुंच करके वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा और उसके बाद फिर वो कैसे होगा, इस लेक्चर में हम लोग इसको कंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो क्या है लिम्फ फ्लो थ्रू डिफरेंट बॉडी रीजन्स, यानी लिम्फेटिक फ्लूइड बॉडी रीजन्स में अलग अलग तरीके से कैसे फ्लो कर रहा है। लिम्फ फ्रॉम हेड एंड नेक, लिम्फ फ्रॉम हेड एंड नेक पासेस थ्रू द डीप एंड सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स। ओके, तो डीप और सुपरफिशियल सर्वाइकल बेसिकली क्या है कि नोड्स होते हैं। अब हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में कि लिम्फ नोड्स होते क्या हैं। अब वहाँ पे आगे बात करते हैं कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या है कि लिम्फेटिक नोड्स कहाँ मिलते हैं, किस लोकेशंस पे नोड्स मिल रहे होते हैं। जैसे कि जो लिम्फ यानी लिम्फेटिक फ्लूइड हेड से आ रहा हो, नेक से आ रहा हो, वो पास करते हैं, यानी वो जाते हैं कहाँ पे, यहाँ देखिए सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, आपको दिख रहा है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इस नोड से होकर के फिर अल्टीमेटली फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, तो वो डीप हो रहा होगा और सुपरफिशियल दोनों कंडीशंस में ये लिम्फ नोड्स मिल रहा होता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल नोड्स कहते हैं। समझने वाली बात ये है कि हम लोग को जब सर्वाइकल नोड्स समझना है उससे पहले हमको ये समझना हो कि यहाँ पे जो आने वाला लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो लिम्फ है, वो आता कहाँ से, हेड से आता है और नेक से आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, lymph from the upper limbs passes through the nodes in the elbow region, then through the deep and superficially axillary nodes, यानी upper limbs में, यानी upper limbs में जो lymph ड्रेनेज आता है, lymphatic ड्रेनेज है, वो क्या करता है, passes through the nodes in the elbow region से वो पास करके then through the deep and superficially axillary nodes, यानी upper limbs की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे जो ड्रेनेज आ रहा है हमको दिख रहा है, यहाँ पे upper limbs हैंड की बात की जा रही है, तो ये अपर लिम्ब से जो भी ड्रेनेज आ रहा है वो लिम्फेटिक नोड्स अल्टीमेटली फिर पहुंच रहा है कहाँ पे, यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे ये आके पहुंच रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो अपर लिम्स यानी हैंड की बात की जा रही है, यहाँ से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जाता है वो किस नोड में पहुंचता है बहुत अच्छे से, तो कहा जाएगा इसका आंसर क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड या एक्सिलरी नोड्स। लिम्फ फ्रॉम द ऑर्गन्स टिश्यू इन द थोरेसिक कैविटी ड्रेन्स थ्रू द नोड सिचुएटेड नियर द मीडियस्टेनम, लार्ज एयरवेज, ओसोफेगस एंड चेस्ट वॉल। ओके, तो जो थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं, हाँ यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये कहाँ पे ड्रेनेज है, यानी इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ आता है, तो वहाँ पे ड्रेनेज कहाँ आता है, जो नोड्स होते हैं कहाँ पे, किसके पास होते हैं, मीडियस्टेनम के पास जो नोड्स हैं, लार्ज एयरवेज के पास जो नोड्स हैं, या ओसोफेगस या चेस्ट वॉल के नज़दीक में जो नोड्स होते हैं, वहाँ पे ड्रेनेज आता है किनका, ऑर्गन्स और टिश्यूज का, जो बेसिकली थोरेसिक कैविटी में होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट पासेस थ्रू द एक्सिलरी नोड्स, यानी जो ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज आता है वो कहाँ पे किस नोड से पहुंचता है, एक्सिलरी नोड्स, यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड में ही ब्रेस्ट के पास से जो ड्रेनेज आता है वो कहाँ पहुंचता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ फ्रॉम द पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज पासेस थ्रू द मेनी नोड्स बिफोर एंटरिंग द सिस्टर्ना काइली। अब सिस्टर्ना काइली पिछले लेक्चर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो सिस्टर्ना काइली में यहाँ पे जो हमको दिख रहा है सिस्टर्ना काइली, ये सिस्टर्ना काइली, यहाँ पे जो है जो लिम्फ पहुंचता है उससे पहले क्या है, वेरियस लिम्फ नोड से वो पास होकर के फिर सिस्टर्ना काइली में पहुंचता है। एब्डोमिनल एंड पेल्विक नोड्स आर प्राइमरली लोकेटेड नियर द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ऑर्गन्स सच एज एओर्टा, एक्सटर्नल और इलियक आर्टरीज। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एब्डोमिनल और पेल्विक नोड्स जो है वो लोकेटेड कहाँ होती है, यानी एब्डोमिनल और पेल्विक जो ड्रेनेज आ रहा है जो जिस नोड्स पे, उस नोड्स का हम लोग लोकेशन कहाँ ढूंढेंगे, तो बेसिकली वो जनरली जो होता है कि उनका लोकेशन होता है ब्लड वेसल सप्लाइंग द ऑर्गन्स, यानी इन सारे जितने ब्लड वेसल्स हो गए, चाहे एओर्टा हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज हो गए, इन सारे लोकेशंस के यानी इन सारे ब्लड वेसल्स के बगल में, लोकेटेड नियर द ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स के बगल में ही इन सारे लिम्फेटिक नोड्स का लोकेशन मिल जाता है। लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्स ड्रेन थ्रू द डीप और सुपरफिशियल नोड्स इंक्लूडिंग ग्रुप्स बिहाइंड द नीज एंड इन द ग्रोइंग, यानी इंग्विनल नोड्स। बेसिकली क्या, लोअर लिम्ब से जो ड्रेनेज आता है वो डीप और सुपरफिशियल नोड्स, अल्टीमेटली वो सिंपल सी बात है कि उनका ड्रेनेज इंग्विनल नोड्स पे, जो ये इंग्विनल नोड्स दिख रहा है ना, यहाँ पे लोअर लिम्ब से जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो पहुंचता है किस नोड्स पे, तो इंग्विनल लिम्फ नोड्स पे। ओके, अब ये जिस नोड्स की हम बात कर रहे हैं कि लिम्फेटिक नोड्स है, लिम्फेटिक नोड्स से करते क्या, फंक्शन क्या है इनका, तो फंक्शंस ऑफ
लिम्फेटिक नोड्स यानी लिम्फ नोड्स के फंक्शन क्या है? पहला, फिल्ट्रेशन एंड फैगोसाइटोसिस। करते क्या है? लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय द रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू एज इट पासेस थ्रू द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड से जैसे लिम्फ क्रॉस करता है वो क्या होता है? फिल्टर होता है। किसके द्वारा? तो रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, वो उनको फिल्टर करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर सच एज बैक्टीरिया, डेड एंड लाइफ phagocytes cells from malignant tumors, damaged tissues, inhaled particles are filtered। अब किस चीज़ की उसमें कह सकते इम्प्योरिटी क्या होती है, यानी किस चीज़ से उसे फिल्टर किया जाता है, उसमें से क्या है कि वेस्ट सब्सटेंस निकाला जाता है। तो उसमें क्या क्या मिल सकता है? जैसे क्या? बैक्टीरिया मिल जाएगा, डेड एंड लाइव phagocytes मिल सकते हैं, सेल्स होगा, कैसा सेल्स? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, डैमेज टिश्यू होंगे, इनहेल पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड। अब ये सारे पार्टिकल्स जो भी आए हैं इनको क्या क्या फिल्टर आउट किया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज विद इन लिम्फ नोड्स। वहाँ पे लिम्फ नोड्स में हम लोग बात किए थे ना कि लिम्फोसाइट्स हुए थे, वो एंटीबॉडीज वगैरह ये सारी चीज़, या फिर मैक्रोफेजेस, यहाँ पे फैगोसाइटोस करके उस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या किया? न्यूट्रलाइज किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। Some inorganic inhaled particle cannot be destroyed by phagocytosis and remain in the macrophage, which may either cause no damage or kill the cell। अब ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिसको फैगोसाइटोसिस करके न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है, वो या तो उसमें रहेंगे, या तो वो डैमेज करेंगे, या फिर कोई डैमेज नहीं करेंगे। डैमेज इन द सेंस कि या तो उस सेल को हार्म करेंगे, या फिर क्या होगा? कोई डैमेज नहीं होगा। Okay, material that is not filtered in one lymph node passes on to successive nodes. By the time lymph enters the blood, it has eventually been cleared of foreign matter and cell debris। कहने का मतलब कि जो फ्लूइड से, देखो, material that is not filtered in one lymph node passes on to successive nodes। अब जो एक lymph node से क्लियर नहीं हुआ, जो फिल्टर नहीं हुआ, वो क्या हुआ? अगले नोड्स में एंटर किएगा। By the time lymph enters the blood, it has usually cleared of फॉरेन मैटर एंड सेल डिब्रीज। यानी कहने का मतलब कि अगर एक लिम्फ नोड से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखें तो क्या हो रहा है कि इंग्विनल नोड्स यानी लोअर लिम्फेटिक, लोअर लिम्फ से जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स है यानी लिम्फ जो वो अल्टीमेटली पहुंच रहे हैं इंग्विनल नोड्स पे। इसको पहुंचना का है, यहाँ पे थोरैक्स में हम लोग बात किए थे। तो अलग अलग एक नोड से अगर बच गया, फिल्टर नहीं हुआ, दूसरे नोड तीसरा, अल्टीमेटली ब्लड में जाने से पहले उसको फिल्टर आउट करके हटा दिया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि लिम्फ नोड्स अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन का काम कर लेता है। मटेरियल, ओके। इनकम्प्लीट फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया में स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ द नोड, जिसको हम लोग लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। कहने का मतलब कि फैगोसाइटोसिस, कहने का मतलब इनकम्प्लीट फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया में स्टिमुलेट इन्फ्लामेशन। जिस बैक्टीरिया का कंप्लीट फैगोसाइटोसिस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है? इन्फ्लामेशन का प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है, और इसके वजह से क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, यानी जो लिम्फ नोड है उसमें इनलार्जमेंट आता है, जिसको हम लोग लिम्फ एडिनोपैथी भी कहते हैं। पहला फंक्शन था। और दूसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड्स, यानी जो एक्टिवेटेड टी और बी लिम्फोसाइट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन काम कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स में हो रहा होता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय सिंथेसाइज्ड बी लिम्फोसाइट इंटर लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड। एंटीबॉडी जो बी लिम्फोसाइट से बना है वो इंटर करता है लिम्फ में, और ब्लड नोड से निकल करके वो अल्टीमेटली लिम्फ और ब्लड में इंटर कर जाता है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। स्प्लीन है क्या? स्प्लीन कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू दैट इज लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, यानी लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन हमारा क्या है? स्प्लीन है। इसमें क्या क्या होता है? रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। इट इज लोकेटेड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। अगर हम लोग एब्डोमिनल 9th एब्डोमिनल रीजन्स बनाते हैं ना, तो ये हमारा कुछ ऐसा, हाँ, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ पे वो क्या मिल रहा है? स्प्लीन मिल रहा है। द स्प्लीन इज पर्पलिश कलर, वेरीज इन साइज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स, यानी उसका साइज वेरी करता है, बट इट इज यूजुअली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, यानी उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, उसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। किसकी? स्प्लीन की। इट वेट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम, यानी स्प्लीन का ये जो स्प्लीन आपको छोटा सा ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम होता है, यानी 200 ग्राम। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लिम्फ, लिम्फ से रिलेटेड लिम्फ के आसपास में किस तरह के ऑर्गन्स मिलते हैं हमको ये समझ में आता है इससे। सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली डायफ्राम, कहने का मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसके ऊपर और इसके पीछे, हाँ, इसके ऊपर और इसके पीछे हमको क्या मिलता है? डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली ये प्लेन सरफेस नहीं होता है, वो
3D डायग्राम अगर कभी देखें तो उसमें हमको दिखेगा कि डायफ्राम आगे भी है, ऊपर नहीं, ऊपर तो है ही और पीछे के पोर्शन में भी है, कुछ इस तरीके से डोम शेप्ड डायफ्राम। तो सुपर ऊपर भी मिल रहा है, यहाँ पे सुपीरियर एस्पेक्ट में भी दिख रहा है हमको, और पोस्टेरियरली भी देखेंगे तो वहां पे हमको डायफ्राम ही दिखेगा। इंफीरियरली नीचे क्या होगा, सीलिएक फ्लेक्सर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीलिएक फ्लेक्सर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंटेरियरली हमको मिल जाएगा फंडस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ स्टमक एंटेरियरली यानी आगे मिल रहा होगा। मीडियली हमको क्या लोकेटेड मिला, पैनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी। पैनक्रियाज यानी मीडियली हमको मिल रहा होता है पैनक्रियाज और लेफ्ट किडनी। लैटरली यानी दोनों साइड सेपरेटेड फ्रॉम 9th 10th एंड 11th रिब्स एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम। यानी लेफ्ट लैटरली जो हमको मिल रहा होता है क्या क्या मिल रहा होता है, separated from the 9th 10th 11th ribs and the intercostal muscles by the diaphragm। यानी डायफ्राम से सेपरेटेड यहाँ पे दोनों साइड हमको ये क्या मिल रहा होता है, रिब्स मिल रहा होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द स्प्लीन इज ओवल शेप्ड विद द हाइलम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर। ओके, लोअर मीडियल बॉर्डर पे क्या मिल रहा होता है, हाइलम। यहाँ पे हाइलम होता क्या है, तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर और एग्जिट कर रहे होते हैं, जो गेटवे होता है वहाँ पे हाइलम होता है। हाँ, कुछ ऐसा इस तरह यहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे हाइलम होगा। ओके, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्प्लीन इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। एंटीरियर सरफेस उसका किसी से कवर होता है, पेरिटोनियम से। दिस इट इज इनक्लोज्ड इन अ फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल दैट डिप्स इनटू द ऑर्गन फॉर्मिंग ट्रेबिकुलाई। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ इसका स्प्लीन का जो कवरिंग होता है वो किस चीज से बना होता है, फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल का, यानी फाइब्रो इलास्टिक टिश्यूज का वो कवरिंग होता है, जो अल्टीमेटली हमको बना के क्या दे रहा है, ट्रेबिकुलाई। ओके, the cellular material consisting of lymphocytes macrophage is called splenic pulp। ओके, सेलुलर मटेरियल जो होता है उसका, जिसमें हम लोग को लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मिल रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्प्लेनिक पल्प। एंड इट लाइज बिटवीन ट्रेबिकुलाई, यानी ट्रेबिकुलाई के बीच में ये मिल रहा होता है। रेड पल्प इज द पार्ट सफ्यूज विद ब्लड, यानी जहाँ पे ब्लड का एरिया होता है वो रेड पल्प। व्हाइट पल्प consist of area of lymphatic tissue where there are sleeves of lymphocytes and macrophages around the blood vessels। यानी वहाँ पे हम लोग को lymphocytes मिल रहे होते हैं और उसका macrophages मिल रहे होते हैं blood vessels के अराउंड में। The structures entering or leaving the splenic hilum are, यानी हाइलम से क्या स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है स्प्लीन में और क्या बाहर निकल रहा है, इसको अगर देखें, स्प्लेनिक आर्टरी जो किसका ब्रांच है, सीलियक आर्टरी का। स्प्लेनिक वेन अ ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, पोर्टल वेन का ब्रांच क्या है, स्प्लेनिक वेन। लिम्फ वेसल्स इफरेंट ओनली, यहाँ पे एफरेंट वेसल्स नहीं है, सिर्फ इफरेंट वेसल्स मिल रहा होता है। इफरेंट लिम्फ वेसल्स इफरेंट ओनली, कहने का मतलब कि यहाँ पे एफरेंट लिम्फ वेसल्स नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ इफरेंट वेसल्स होते हैं। और क्या, नर्व सप्लाई होता है। Blood passing through the spleen flows in sinusoids which have distinct pore between the endothelial cell, allowing it to come into close association with splenic pulp। यानी इसका ब्लड का मूवमेंट जो होता है वो स्प्लेनिक वैस्कुलर साइनोसॉइड्स होते हैं, उसमें मूवमेंट आता है। दिस इज इसेंशियल फॉर स्प्लीन्स फंक्शन टू रिमूविंग एजिंग और डैमेज सेल्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। जिस फ्लो की वजह से बेसिकली वो हेल्प मिल रहा होता है कि डैमेज टिश्यू हो गया, डैमेज सेल्स हो गए या एजिंग सेल्स हो गए, उसको रिमूव करने में ये ब्लड स्ट्रीम से हेल्प करता है। फंक्शन क्या क्या है, स्प्लीन काम क्या करता है, फंक्शन फैगोसाइटोसिस। ओल्ड और एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन and the breakdown products bilirubin and iron are transported to the liver via splenic and portal veins। ओके, हम लोग ऑलरेडी ब्लड में पढ़ चुके हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं स्प्लीन को, यानी स्प्लीन का जो ब्लड का जो ब्रेकडाउन हो रहा होता है वो कहाँ हो रहा होता है, स्प्लीन में। तो ओल्ड और एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, पुराने जितने भी आरबीसी वगैरह हैं, पुराने ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट जो अल्टीमेटली आरबीसी कह रहे हैं कि ओल्ड और एबनॉर्मल आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, मेनली स्प्लीन में ही होता है। और उस डिस्ट्रक्शन के बाद यानी आरबीसी को तोड़ने के बाद जो ब्रेकडाउन के बाद प्रोडक्ट हमको मिलता है, चाहे वो बिलिरुबिन मिल रहा हो या फिर आयरन मिल रहा है, ये पहुंचता है कहाँ, लीवर वाया स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन्स। स्प्लेनिक और पोर्टल वेन्स के हेल्प से जो ये प्रोडक्ट है बिलिरुबिन और आयरन जो मिला कहाँ से था, आरबीसी के ब्रेकडाउन से। आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट मिला था वो पहुंचता है लीवर में विद द हेल्प ऑफ स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन्स। अदर सेलुलर मटेरियल सच एज ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, बैक्टीरिया इज फैगोसाइटोज इन द स्प्लीन। अब जो ल्यूकोसाइट्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, जो प्लेटलेट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उसका फैगोसाइटोसिस का काम भी स्प्लीन में होता है। अनलाइक लिम्फ नोड, स्प्लीन हैज नो एफरेंट लिम्फेटिक इट, सो इट इज नॉट एक्सपोज टू डिजीज स्प्रेड बाय लिम्फ। यानी
कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं मिलता है, यानी कोई भी यहाँ पे एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि लिम्फ के वजह से, हाँ, लिम्फेटिक फ्लूइड की वजह से जो भी डिजीज कंडीशन अगर कुछ हो रहा होता है तो स्प्लीन में वो नहीं जाता है, स्प्लीन उससे बच जाता है। ओके, इट इज नॉट एक्सपोज टू डिजीज स्प्रेड बाय लिम्फ, यानी लिम्फ की वजह से जो डिजीज स्प्रेड हो रहा था वो स्प्लीन में नहीं पहुंचता है। एक और मजेदार काम है इसका, स्टोरेज ऑफ ब्लड। द स्प्लीन कंटेन्स अप टू 350 ml of blood in response to sympathetic stimulation. It can rapidly return most of the volume to the circulation, such as in case of hemorrhage. Okay, तो स्टोरेज ऑफ ब्लड यानी ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। लगभग 350 ml ब्लड जो होता है वो स्प्लीन में स्टोर होता है, और ये रिलीज कब होता है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलता है तो ये ब्लड को रिलीज कर देता है। कहाँ पे, सर्कुलेशन में। अब ऐसा कंडीशन कब होगा, तो अल्टीमेटली हेमोरेज अगर कहीं हो रहा हो, कहने का मतलब कहीं पर अगर ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सट्रीम ब्लीडिंग है, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा और फिर क्या होगा, जो 350 ml लगभग ब्लड जो है वो क्या होगा, अल्टीमेटली सर्कुलेशन में ले आएगा। और एक और चीज़ स्टोरेज ऑफ ब्लड में एक हमको याद आता है कि प्लेटलेट्स की जब बात करते हैं, प्लेटलेट्स में 1/3 ऑफ प्लेटलेट्स का स्टोरेज जो होता है वो स्प्लीन में ही हो रहा होता है। यहाँ पे नहीं है आपको, बट आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, स्प्लीन के बाद अगला हमको देखने को मिलता है थाइमस ग्लैंड। ये क्या है, थाइमस ग्लैंड लाइज इन अपर पार्ट ऑफ मेडियास्टेनम बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड्स अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ नेक। यानी लिम्फेटिक सिस्टम अगला हम लोग ऑर्गन पर थाइमस ग्लैंड को क्या है कि थाइमस ग्लैंड मिलता कहाँ है, तो ये हमको मिलता है मेडियास्टेनम बिहाइंड द स्टर्नम। यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे बोन एक मिलता है, जिस बोन को हम लोग कहते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम के क्या है, पीछे, स्टर्नम के पीछे हम लोग को मिलता है क्या, थाइमस। यहाँ पे ये थाइमस मिलता है, और इसका एक्सटेंड कहाँ तक किया जाता है थाइमस, तो इनटू द रूट ऑफ नेक, यानी नेक के रूट तक ये थाइमस जाता है। इसका वेट होता है 10 से 15 ग्राम एट बर्थ, यानी थाइमस का वेट क्या होता है 10 to 15 ग्राम एट बर्थ। ग्रेजुअली ग्रो अंटिल प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी तक वो ग्रो करता है। आफ्टर इट बिगिंस टू एट्रोफी, यानी उसमें फिर डिक्रीज होने लगता है। इट मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी इज बिटवीन 30 to 40 ग्राम, यानी प्यूबर्टी के टाइम में थाइमस का जो मैक्सिमम वेट हो सकता है वो हो सकता है 30 से 40 ग्राम। एंड बाय मिडिल एज इट हैज रिटर्न टू अप्रोक्सीमेटली इट्स वेट एट बर्थ, यानी बर्थ के टाइम में जो वेट आया थाइमस का, यानी अगर हम बर्थ के टाइम में वेट कह दें कि 10 से 15 ग्राम था, बस उतना ही वेट होगा कब, मिडिल एज के टाइम में। तो कहने का मतलब कि जब बर्थ के टाइम में 10 से 15 ग्राम था, और क्या हो, प्यूबर्टी के टाइम पे इंक्रीज किया, फिर क्या होगा, डिक्रीज कर गया, और फिर इसी वेट के साथ पूरे लाइफ टाइम रहेगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से काम करेगा। ओके, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द थाइमस, यानी थाइमस के आसपास हमको क्या मिल रहा होता है, तो एंटेरियरली स्टर्नम मिलेगा। अपर 4 कोस्टल कार्टिलेज, 4 कोस्टल कार्टिलेज जो होते हैं ऊपर के 4 वाले वो मिल रहे होंगे। पोस्टेरियरली एओर्टिक आर्च, यानी आर्च ऑफ एओर्टा मिला होगा, उसके ब्रांचेस होंगे। ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होंगे और ट्रैकिया होगा। यानी थाइमस, ये जो दिख रहा है हमको थाइमस, इसके पीछे क्या मिल रहा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा और उसके ब्रांचेस ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स और ट्रैकिया, ये मिल रहा होगा। लैटरली, यानी दोनों साइड बाय साइड में क्या मिल रहा होगा, लंग्स। ओके, सुपीरियरली रूट ऑफ द नेक, सिंपल सी बात है, यानी इसके ऊपर रूट ऑफ नेक है। इन्फीरियरली, यानी थाइमस के नीचे हमको क्या मिल रहा होगा, हार्ट। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स जॉइंड बाय एरियोलर टिश्यू, यानी 2 लोब्स मिल रहा होता है। द लोब आर इनक्लोज्ड बाय फाइब्रस कैप्सूल विच डिप्स इनटू द सब्सटेंस डिवाइडिंग देम इनटू लोब्यूल्स, यानी 2 लोब्यूल्स में डिवाइड कर रहा होता है किसको, थाइमस को। ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ इर्रेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट। अब हर लोब्यूल, यानी 2 ही लोब है, तो हर लोब्यूल में क्या है, एक इर्रेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क होता है। किसका फ्रेमवर्क होता है, एपिथेलियल सेल्स का और लिम्फोसाइट्स का। ये इसका स्ट्रक्चर, रफली स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स जो ओरिजिनेट होते हैं स्टेम सेल से, जो बोन मैरो में, जो हम लोग प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल जिसकी बात कर रहे थे, पीएचएससी, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये जो है यहाँ से हम लोग, यानी रेड बोन मैरो में हमको पीएचएससी मिल रहा होता है, और इस पीएचएससी से हमको क्या मिल रहा होता है, लिम्फोसाइट्स। अब क्या है कि दोज दैट एंटर द थाइमस डेवलप इनटू एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन का काम कहाँ हो रहा होता है, तो थाइमस में। भले टी लिम्फोसाइट डेवलप हुआ हो बोन मैरो से, पर उसका मेच्योरेशन और एक्टिवेशन वाला काम जो हो रहा होता है वो कहाँ होता है, थाइमस पे।
Thymic processing produces mature T lymphocyte capable of distinguish self tissue from the foreign tissue reacting to specific antigens। यानी यहीं पे टी लिम्फोसाइट वो होता है, यहाँ पे कैपेबल होता है किस चीज़ में डिसाइड करने में कि कौन सा सेल्फ टिश्यू है और कौन सा फॉरेन टिश्यू है। द मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स लीव द थाइमस एंड एंटर द ब्लड। जो टी लिम्फोसाइट मेच्योर हो जाता है वो थाइमस से निकल के कहाँ एंटर करता है? ब्लड में। सम एंटर लिम्फॉइड टिश्यूज वाइल अदर सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम। कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज में एंटर करते हैं, यानी कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में, कुछ टी लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं और कुछ टी लिम्फोसाइट कहाँ जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम में, यानी ब्लड सर्कुलेशन में। T lymphocyte production is most prolific in youth but continues throughout life from a resident population of thymic stem cells। यानी इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है, पर क्या होता है? मोस्ट प्रोलिफिक इन यूथ है, यूथ के टाइम यंग एज में ये चीज़ ज़्यादा होता है। द मेच्योरेशन ऑफ थाइमस एंड other lymphoid tissue is stimulated by thymosin, a hormone secreted by the epithelial cells that is the framework of the thymus gland। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन थाइमोसिन सिक्रेट होता है वो बेसिकली कहाँ से सिक्रेट हो रहा होता है? तो एपिथेलियल सेल जो उसका फ्रेमवर्क बना रहा है वहीं से सिक्रेट हो रहा होता है हमारा थाइमोसिन हार्मोन। श्रिंकिंग ऑफ द थाइमस बिगिंस इन एडोलसेंस। एडोलसेंस के बाद क्या होता है कि थाइमस श्रिंक करना यानी छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। विद द एज इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू द एंटीजन डिक्लाइन। ओके, कहने का मतलब कि एज जो जो बढ़ता जाता है थाइमस का क्या होता है? श्रिंकेज होने लगता है, और इसके वजह से क्या होता है? उसका इफेक्टिवनेस जो होता है टी लिम्फोसाइट का और रिस्पॉन्स का वो क्या होता है? कम होता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बढ़ते एज के साथ पर्सन का इम्यूनिटी वीक होने लगता है। बेसिकली क्या है कि टी लिम्फोसाइट की इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज करती है विद जैसे जैसे एज बढ़ रहा होता है। एज बढ़ता है तो क्या है? इफेक्टिवनेस, हाँ, इफेक्टिवनेस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज। इसी के साथ हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम का इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू लिखें कि आपको क्लास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और अपने फ्रेंड्स बैचमेट सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।